Hi guys, welcome to the Nurse's Notebook. In this video, we will discuss all about the type of IV fluid. So, स्टार्ट करने से पहले हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे हम वो सीखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी फ्लूइड के हवाले से। फर्स्ट यहाँ पे है ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलिटी और दूसरी टर्मिनोलॉजी है टोनिसिटी। तो जो ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलिटी है ये हम कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ॉल्व्ड पार्टिकल होते हैं असोल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा ऑस्मोलिटी। अगर हम पर केजी के हिसाब से ले लें तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलिटी। कि ब्लड प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट जो है वो डिज़ॉल्व्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलिटी। और ये सल्यूट मेनली जो हमारे पास होते हैं इसको हम सोडियम या ग्लूकोज या जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होते हैं, तो ये मेनली होते हैं ब्लड में। तो जिस कंसंट्रेशन से ये सल्यूट प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलिटी। और उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 275 टू 295 मिली अस्मोल पर केजी। और दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है टोनिसिटी। जो टोनिसिटी है ये सॉल्यूशन की वो एबिलिटी होती हैं जो कि वाटर को, सेल के अंदर जो वाटर होते हैं उसको किस तरह वो ट्रीट करते हैं। एक सॉल्यूशन हमारे पास होती हैं, तो सॉल्यूशन की वो एबिलिटी जो हमारे सेल में जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है उसके साथ वो किस तरह ट्रीट करते हैं। कि ये वाटर को इनसाइड द सेल वो बेचते हैं या सेल से हमारे पास क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल ये रिमूव करते हैं सेल से वाटर को। तो सॉल्यूशन की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, टोनिसिटी। अब ये टाइप ऑफ जो फ्लूइड है आईवी फ्लूइड, इट्स कम डाउन टू टोनिसिटी। तो कुछ इसमें इस तरह होते हैं जो आइसोटोनिक होते हैं और कुछ हमारे पास हाइपोटोनिक होते हैं और कुछ फ्लूइड हमारे पास क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। तो फर्स्ट वो फ्लूइड हमारे पास जो आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, तो वो आइसोटोनिक फ्लूइड हम किसे कहते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा की जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती हैं उसकी सेम होती हैं। मतलब ये है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा की जो ऑस्मोलिटी होती हैं उसके बराबर, उसकी सेम, उसकी भी क्या होती है, उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती हैं दोनों की। तो सेम ऑस्मोलिटी एज प्लाज्मा स्टे इन इंट्रावास्कुलर स्पेस। तो इसकी सल्यूट कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। तो ये हमारे पास मेनली जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें स्टे करती हैं इनसाइड द इंट्रावास्कुलर स्पेस। और ये क्या करते हैं, एक्सपेंड सर्कुलेटरी वॉल्यूम डायरेक्टली। ये जब आपके बॉडी में जाती हैं तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की जो वॉल्यूम होती है उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। मेनली हम ये यूज़ करते हैं फ्लूइड रिससिटेशन के लिए, हाइपोवोलीमिया। जब भी कोई आरटीए होती है, कोई इंजरी होती है और इसमें ब्लड की या फ्लूइड की हमारे पास क्या हो जाती है, फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो फिर हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा या सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं, क्योंकि ये तो ना इनसाइड ऑफ द सेल जाती हैं और ये मतलब ये हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ही स्टे करती हैं। तो फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। इस तरह ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सर्जिकल एंड ट्रॉमा रिप्लेसमेंट, इसकी एग्जांपल को आप याद रखिए कि जो इसमें फ्लूइड में है उसमें नॉर्मल सेलाइन जो है 0.9%, इस तरह रेक्टेटेड रिंगर्स जो हैं और 5% जो डेक्ट्रोज शुगर हैं। तो एसीटोनिक फ्लूइड में आपने ये बात रखनी है कि आपने फ्लूइड ओवरलोड को क्या करना है, उसको वॉच रखना है। उसको देखना है पेशेंट में, जिस पेशेंट को एसीटोनिक फ्लूइड लगी हो तो आपने फ्लूइड ओवरलोड को देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें मेनली जो कार्डिक और रेनल पेशेंट होते हैं उसमें अपने फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें अपने एक बात को क्या करना है, याद रखना है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो हाइपोटोनिक फ्लूइड होते हैं। तो वो ऐसे फ्लूइड होते हैं कि इसमें जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा की जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती हैं उससे कम होती हैं। सही है। और ये क्या करते हैं, वाटर शिफ्ट इनटू द सेल। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ये आपके प्लाज्मा से, जो वाटर है प्लाज्मा में, वो आपके सेल को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं।
मतलब ये है कि आपकी सेल को दोबारा रिहाइड्रेट करते हैं और आपके वेसल को डाइल्यूट करते हैं। ये उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं जब क्या हो, सेलुलर डिहाइड्रेशन हो, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हुई हो सेल से, तो सेल को दोबारा रिहाइड्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज़ करते हैं। डीकेए में जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक एसिडोसिस में, तो उसमें इनिशियली हम आइसोटोनिक सोल्यूशन देते हैं ताकि हम क्या करें, सर्कुलेटरी और लोड को क्या करें, हम बैलेंस करें। इसके बाद आइसोटोनिक के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं। और इस तरह हाइपरनेट्रीमिया में जब पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कौन से फ्लूइड देते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं। और इस तरह हम क्या करते हैं, उसकी फ्लूइड सर्कुलेटरी और फ्लोट हम क्या करते हैं, उसको इस तरह ट्रीट करते हैं। इसमें जो एग्जांपल है 0.45% जो है वो नॉर्मल सेलाइन है, इस तरह 0.33% जो नॉर्मल सेलाइन हम यूज़ करते हैं, इस तरह 2.5% जो डेक्सट्रोज हैं। तो ये हमारे पास सारे जो है हाइपोटोनिक फ्लूइड हैं। इस तरह आपने क्या करना है, इसको अवॉइड रखना है इंक्रीज़ आईसीपी में। जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो आपने इस कंडीशन में हाइपोटोनिक फ्लूइड को नहीं देना है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं सेरिब्रल एडिमा का। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है, या हमने ये पढ़ा कि ये ब्लड प्लाज्मा से वाटर को क्या करते हैं, इनसाइड ऑफ द सेल क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, मतलब सेल की स्वेलिंग करते हैं। तो अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज़ है और हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन को दे दें, फ्लूइड को दे दें, तो फिर इससे क्या होगी, हमारे ब्रेन सेल में जो है वो इससे वाटर की क्या होगी, वो इनसाइड जाएगी और इस तरह फिर क्या होगी, सेरिब्रल एडिमा काज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं कि इसमें जो अस्मोलेलिटी, मतलब प्लाज्मा की जो अस्मोलेलिटी है उससे ज़्यादा होती है, उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो अस्मोलेलिटी ऑफ द प्लाज्मा से क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है ये फ्लूइड जो है वो सेल से आउटसाइड बर्स्ट करते हैं। फ्लूइड को क्या करते हैं, पुल करते हैं फ्रॉम द सेल, सेल से इनसाइड और आउटसाइड क्या करते हैं, ये वाटर को पुल करते हैं और सेल इस तरह क्या हो जाता है, सेल से वाटर बाहर चले जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। इस तरह ये हम मेनली हाइपोनेट्रीमिया में हम क्या करते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड को देते हैं। इस तरह सेरिब्रल एडिमा, जब सेरिब्रल एडिमा होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे ब्रेन सेल में ऑलरेडी वाटर की क्या होती है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं। तो ये हाइपरटोनिक फ्लूइड हमारे प्लाज्मा जब ब्लड प्लाज्मा में जब आते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, वाटर को पूल करते हैं फ्रॉम द सेल, और इस तरह ब्रेन सेल से वाटर जो है वो आउटसाइड चले जाती है और इस तरह हमारे पास जो सेरिब्रल एडिमा है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है 3% नॉर्मल सेलाइन है और D5 नॉर्मल सेलाइन है, इस तरह रिंग डेक्सट्रोज 5 जो है और D10 वाटर जो है। इसमें आपने क्या करना है, हाइपरटोनिक फ्लूइड को हमेशा अपने स्लोली देने हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ओवरलोड की, सर्कुलेटरी ओवरलोड की बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं और इस तरह परमोनरी एडिमा जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। अगर हम एक ग्लास में एक ही नज़र में हम क्या करें, तीनों सोल्यूशन को, फ्लूइड को हम याद रखना चाहें तो इस तरह होगा कि जो अपने एक सीक्वेंस को याद रखना है कि जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो स्टे करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, हाइपो जो है वो वाटर को इनसाइड किया करते हैं, सेल को वाटर देते हैं, और हाइपरटोनिक जो है वो सेल से वाटर को क्या करते हैं, आउट करते हैं। फर्स्ट जो हाइपरटोनिक है ये क्या करते हैं, वाटर को शिफ्ट करते हैं इनटू द सेल। इसकी एग्जांपल जो है 0.45% नॉर्मल सेलाइन है और इसका मेन रिस्क जो है वो सेरिब्रल एडिमा है, क्योंकि ये सेल को, अगर ब्रेन सेल को बहुत ज़्यादा वाटर चले जाए तो फिर क्या होगी, फ्लूइड चला जाए तो फिर क्या होगी, सेरिब्रल एडिमा होगी। आइसोटोनिक जो है ये नो शिफ्ट, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही स्टे करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है 0.95% नॉर्मल सेलाइन है, इस तरह रिंगल लेक्टेड है। इससे हम क्या करते हैं, फ्लूइड ओवरलोड को आपने क्या करना है याद, बहुत ये रिस्क होता है फ्लूइड ओवरलोड का, क्योंकि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही क्या करते हैं, स्टे करते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड जो है ये सेल से वाटर को क्या करते हैं, आउटसाइड, और इसकी एग्जांपल है 3% नॉर्मल सेलाइन। और इसमें बहुत जो मेन रिस्क होता है वो किसका होता है, पल्मोनरी एडिमा का होता है। बिकॉज इफ़ यू नो योर फ्लूइड्स यू नो योर पेशेंट, तो आपने बहुत ज़्यादा क्या करना है इसमें
प्रिवेंशन करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात रखना है पेशेंट के हवाले से। जो रिस्क फैक्टर है उसको आपने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। एंड एट लास्ट, सब्सक्राइब फॉर मोर नर्सिंग एसेंशियल इफ़ यू नीड more like this material.